दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज मैं बंगाल के चुनाव से जुड़ी एक ऐसी स्टोरी आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, एक ऐसी समाचार कथा आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसमें मेरे विचार या किसी और के विचार उतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे, बल्कि ठोस तथ्य, आंकड़े, डेटा ये ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जो भी बात हम करेंगे उसका अगर विश्लेषण भी करेंगे तो ठोस तथ्यों के आधार पर। दोस्तों, बहुत दिलचस्प बात है कि अपने देश के जो इस वक्त के सत्ताधारी हैं वो महिला आरक्षण के ध्वजवाहक बने हुए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो परचम लहरा रहे हैं कि वे भारत की संसद में, विधानसभाओं में महिला आरक्षण सुनिश्चित करेंगे। 33% जो है महिलाओं को आरक्षित करेंगे। अच्छी बात है, खेतीबाड़ी में, इंडस्ट्री में, जॉब्स में, मीडिया में, हर जगह होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, असल बात यह है कि आप एक तरफ तो महिलाओं के सबसे बड़े हितैषी बन रहे हैं, उनके लिए एफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस करने का दावा कर रहे हैं, अपने संगठन में, अपनी सत्ता संरचना में, और आपके संगठन के पीछे जो संगठन है उसके अंदर चाहे महिलाएं कितना भी हो या नहीं हो, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो, लेकिन आप जो बोल रहे हैं, चलो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप सचमुच अब बदल गए हैं और अब महिलाओं को काफी पार्टिसिपेशन आप देंगे अपने इस कानून के जरिए, अगर ये वाकई पास हो गया तो। दोस्तों, असल कहानी यह है कि एक तरफ तो आप परचम लहरा रहे हैं महिला आरक्षण का कि महिलाओं को हमें ज्यादा जगह देनी है, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं का जो बेसिक राइट, जिस मामले में सचमुच भारत विश्व गुरु है, अब विश्व गुरु बनने की बात ये लगातार कहते आ रहे हैं, लेकिन अगर भारत किसी चीज में विश्व गुरु है तो वो है महिलाओं को वोट देने के अधिकार का। यूरोप अपने आप को सभ्यता के हिसाब से, विकास के हिसाब से, प्रगति के हिसाब से, समानता के हिसाब से सबसे सर्वोत्तम अपना क्षेत्र अपने को मानता है, लेकिन वहां भी ज्यादातर मुल्कों में जो महिलाओं को वोटिंग राइट मिला, लेकिन हमारे मुल्क में जब हम आजाद हुए तभी 1951-52 के बीच में जो चुनाव हुआ उसमें वोटिंग राइट मिल गया था हमारे देश की महिलाओं को। तो हम गरीब थे, अशिक्षा हमारे यहां थी, असमानता यहां थी, जाति थी, वर्ण थी, जो तो आज भी है, तमाम तरह की परेशानियां थी। इसके बावजूद हमारे देश के जो कर्ता धर्ता थे, संविधान जो बनाने वाले थे, उन्होंने पुरुष और महिला सबको एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार प्रदान किया। तो यह हमारे यहां सबसे बड़ी बात थी उस दौर में, और सचमुच हम विश्व गुरु बन गए महिलाओं को मताधिकार, वोट का अधिकार देने के मामले में। लेकिन आज जो लोग सत्ता के ऊपर बैठे हैं और जो महिला के नाम पर चुनाव में वोट मांग रहे हैं, बता रहे हैं कि दूसरी पार्टियां खलल डाल रही हैं महिला आरक्षण को लागू करने के रास्ते में, आप हमें वोट दीजिए, हम महिला अधिकार को और ज्यादा व्यापक बनाएंगे, एक्सपेंड करेंगे। लेकिन महिलाओं के मताधिकार, वोटिंग राइट, जो बेसिक राइट उनका है, जो दुनिया में सबसे पहले, एक तरह से पहले पाने वाले मुल्कों में एक है भारत, उस वोटिंग राइट को कैसे छीना गया है महिलाओं से, यह कहानी बंगाल से उभर कर आ रही है। थोड़ा धैर्य रखिएगा और पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा। दोस्तों, यह बात मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, कपोल कल्पना नहीं है और न तो मेरी कोई कहानी है, यह रिसर्च आधारित डेटा है। बंगाल में 90,83,000 के आसपास लोग जो हैं एसआईआर की प्रक्रिया में वोटर लिस्ट से बाहर हुए हैं। इनमें 61.9
61.93 लाख 61.93 लाख महिलाएं बताई गई हैं। अगर सबर इंस्टीट्यूट एक वहां का बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है जिसको कुछ इंटेलेक्चुअल्स, कुछ शोधकर्ता चलाते हैं। ये नॉन प्रॉफिट एक इंस्टीट्यूशन है। सबर इंस्टीट्यूट की मैं वेबसाइट देख रहा था और उनके आधार पर कई लोगों ने लेख भी लिखे हैं। तो सबर इंस्टीट्यूट ने बताया है कि एसआईआर की प्रक्रिया में जो बंगाल में महिलाओं के वोट जो कटे हैं, जो डिलीट हुए हैं उनके नाम, वो 61.93 यानी 90,83,000 में अकेले महिलाओं की संख्या 61,93,000 है, जो टोटल परसेंटेज मिलाकर होता है 61.8%, 61.8%। यानी 100 लोग अगर डिलीट हुए हैं वोटर लिस्ट से, उनके नाम अगर गायब हुए हैं, तो उसमें 100 लोगों में 61 से ज्यादा महिलाएं हैं। अब आप देखिए, आप महिलाओं के साथ कैसा न्याय है। अब ये क्या सारी महिलाएं विदेश से आई हैं? ये सारी महिलाएं विदेश से आई हैं। और अगर विदेश से आई हैं तो कैसे आप साबित आपने किया है? जिन लोगों को आपने जो न्यायाधिकरण बनाए थे और कहा था कि ये लोग एक लॉजिकल तार्किक विसंगति इनके मामले में है, तो उसमें तो 100 समथिंग 130 या 139 लोगों के नाम क्लियर हुए, जहां तक याद आ रहा है अभी। इससे ज्यादा नहीं, अगर इससे कम नहीं तो इससे ज्यादा नहीं हुए। इतने ही लोगों के क्लियर हुए भाई। कुछ लोगों के पहले आपने क्लियर किए थे थोड़े बहुत। तो अगर ये सारी की सारी महिलाएं विदेशी हैं, घुसपैठिया हैं, आप तो घुसपैठिया कहते हैं, तो भाई अब तक आपने क्या किया? इतने वर्षों से आपकी सरकार है। बंगाल में कह सकते हैं कि आपकी सरकार नहीं है, बिहार में तो सरकार है, और बिहार में सरकार पहले भी थी, 10 साल से थी, क्योंकि नीतीश कुमार जी की सरकार आप ही की सरकार थी, आप ही चला रहे थे। और अब तो आपके मुख्यमंत्री भी हैं, और जब चुनाव हो रहा था तब भी 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके थे, कैबिनेट में आप थे, सब कुछ आपके हाथ में था, जो आप चाहते वो कर सकते थे। लेकिन वहां भी आपने कुछ भी नहीं निकाला। विदेशी विदेशी, बाहरी बाहरी, घुसपैठिया। लेकिन घुसपैठिया कितना निकला? किशनगंज, अररिया, जितने पूर्णिया, ये जो इलाके हैं, इस इलाके में तो कुछ भी आप नहीं निकाल सके। उनके डीएम्स के स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर हैं। तो आपने एक तरफ जो परचम लहरा रहे हैं महिला आरक्षण का, आप चैंपियन बन रहे हैं कि महिलाओं के कल्याण के लिए सबसे अधिक सोचने वाले आप लोग हैं, और दूसरी तरफ 61.8% महिलाओं के वोटिंग राइट आपके दौर में छीना जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में जो बना है, जो काम कर रहा है इस वक्त, उसके एसआईआर नाम के इस तौर तरीका जो अपनाया गया है, शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट कहा जा रहा है, उसके जरिए इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं के वोटिंग राइट छीने गए हैं। पूरे विश्व में अनोखी कहानी है। यह विश्व की सबसे बड़ी अनोखी कहानी है महिलाओं के अधिकार को छीनने की, और इस बारे में काफी चर्चा हो रही है। सबर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के आधार पर मैं देख रहा था, बहुत सारे न्यूज़पेपर, इंडिपेंडेंट मीडिया ग्रुप्स, वेबसाइटें, उन्होंने काफी अच्छे लेख और अच्छी एनालिसिस की है। अभी द वायर पर मैं एक स्टोरी देख रहा था, एसएन साहू ने लिखी है, बहुत अच्छे कॉलमनिस्ट हैं। उन्होंने भी सबर इंस्टीट्यूट की इस कथा का, इस पूरे रिसर्च का इस्तेमाल किया है और उसके डिटेल्स दिए हैं। सबर इंस्टीट्यूट ने इसको पब्लिक स्फीयर में डाला है। ये कोई गुप्पा छुप्पा नहीं, उन्होंने रिसर्च की है और उसके आधार पर ये डाटा आया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज तक उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सका है। दोस्तों, उसी रिसर्च टीम ने, सबर इंस्टीट्यूट की, उसने 294 निर्वाचन क्षेत्रों में कहा है, उन्होंने कहा है कि 294 निर्वाचन क्षेत्रों में 219 क्षेत्र ऐसे हैं जहां 50% से ज्यादा महिलाओं के नाम कटे हैं। 50% से ज्यादा महिलाओं के नाम कटे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है कि जिन महिलाओं के मताधिकार
छीने गए हैं, उन महिलाओं में ज्यादातर शेड्यूल कास्ट की हैं, शेड्यूल ट्राइब्स की हैं, ओबीसी हैं और माइनॉरिटीज। ये सारी विदेशी हैं, सारी घुसपैठिए हैं। ये पूरी की पूरी जो उन्होंने डिटेल्स दी है वो हैरत में डालने वाली है। दोस्तों, इसके अलावा एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस वक्त हमने हिंदू की स्टोरी देखी, द हिंदू अखबार, देश का बहुत प्रतिष्ठित अखबार। हिंदू अखबार की स्टोरी में भी कहा जा रहा है कि मोतुआ जो कम्युनिटी है, मोतुआ कम्युनिटी, उसके वर्चस्व वाली जो सीटें हैं वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के नाम कटे हैं। ये मोतुआ कम्युनिटी को लेकर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े संवेदनशील थे, बड़े उत्साहित थे कि इस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो जहां भी हों आ जाएं, उनको हम सबसे पहले उनकी नागरिकता देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनको सारी सुख सुविधा देंगे। लेकिन मोतुआ कम्युनिटी से इतना मोहभंग इनका हुआ है, ऐसा लगता है कि अब ये चाहते ही नहीं कि इनके वोटिंग राइट मिले, या इनके वोटिंग राइट अगर हैं तो कैसे कट जाएं। ऐसा लगता है कि यही सब देखा जा रहा है। तो ये स्थिति है दोस्तों। अब राज्य की कुल आबादी देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी की कितनी है, 27%, लेकिन जो उनके टोटल वोट डिलीट हुए हैं एसआईआर में जो छंटे हैं, उसमें 34% मुस्लिम के हैं, 27% उनकी टोटल आबादी है। हिंदुओं के कितने छंटे हैं और डिलीट हुए हैं दोस्तों, 63%। अब आप सोचिए, तो किसके कौन हितैषी, किस आधार पर काटे जा रहे हैं ये नाम? क्या हिंदू भी विदेशी हैं? क्या हिंदू भी बाहर से आए हैं? मुस्लिम बाहर से आए, हिंदू बाहर से आए, मोतुआ बाहर से आए, ओबीसी बाहर से आए, एससी बाहर से आए, एसटी बाहर से आए, तो कौन है जो यहां के हैं जिनके नाम नहीं कट रहे हैं? हम यही सवाल आपसे पूछते हैं श्रीमान ज्ञानेश कुमार जी, और श्रीमान 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 वो जो इस देश को चला रहे हैं, सारे के सारे लोग। ये अजीब कहानी है दोस्तों। एक बात और मैं कहूंगा आज इस मौके पर, अब चुनाव 29 तारीख को वहां का है, 2 फेज में है, 23 को हो गया, 29 को है। पूरी दुनिया में भारत में मताधिकार छीने जाने की ये जो कहानी है, वो पूरी दुनिया के अखबारों में, मेन स्ट्रीम मीडिया जो विदेश के हैं, इंटरनेशनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें लगातार आ रही हैं। अभी हाल में गार्डियन ने जो लेख लिखा है, अभी 22 अप्रैल का लेख है, मिलियंस इन इंडिया स्ट्रिप्ड ऑफ वोट बिफोर क्रिटिकल स्टेट इलेक्शन एज गवर्नमेंट सीक्स टू प्यूरिफाई इलेक्टोरल रोल। ये लेख हन्ना एलिस पेटरसन ने और आकाश हसन ने लिखा है, दोनों ने मिलकर। इस लेख में पूरा विस्तार से, गार्डियन दुनिया का बहुत मशहूर पेपर है और क्रेडिबिलिटी अगर देखा जाए तो उस अखबार की बहुत इस्टेब्लिश्ड है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसने भी काफ़ी प्रमुखता से इस पूरे के पूरे इलेक्शन को जिस तरह से हुआ है और हो रहा है, उसकी बहुत आलोचना की है कि क्या कोई लोकतांत्रिक देश इतने बड़े पैमाने पर अपने ही लोगों के वोटों को इस तरह से, वोट के अधिकार को इस तरह से काटेगा, खत्म करेगा? भाई 2 4 10 हो गए, 2 4 हजार हो गए, बात समझ में आती है। लाखों लोगों को उनके वोट से वंचित कर देना है एक स्टेट में। और उन्होंने तो पूरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के डाटा दिए हैं। मुर्शिदाबाद जहां सबसे अधिक लोग काटे गए हैं जिनके नाम, और ये भी डिटेल सब कुछ आ चुका है दोस्तों मुर्शिदाबाद का, कि एक घर की औरत शादीशुदा जो कई बार वोट दे चुकी है, उसका भी नाम कटा हुआ है। कहीं नाम में किसी के पिता की स्पेलिंग गलत है, नाम कट गया। किसी के हस्बैंड के नाम में कुछ उल्टा पुल्टा, माने थोड़ा बहुत इधर उधर स्पेलिंग हो गई। अरे भाई, देश में इतनी कम साक्षरता तो मान लो थोड़ी बड़ी है, लेकिन वेल एजुकेटेड लोगों की संख्या कम है, वेल एजुकेटेड, और स्पेलिंग मिस्टेक बहुत जबरदस्त होता है। मेरे नाम में स्पेलिंग मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं गांव में, ठीक से लिखने में। अब मैं क्या कर सकता हूं? उमरलेस कोई लिख देता है, कोई उर्मिलेश लिखता है, कोई बड़ी की मात्रा देता है, कोई छोटी की मात्रा देता है। तो इस आधार पर अगर लोगों के नाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एसआईआर चल रहा है वो अगर काटेगा, तो इस देश में मताधिकार का क्या होगा?
सवाल उठा रहे हैं। दुनिया भर के बड़े प्रेस, बड़े अखबार, बड़ा मीडिया, अपने यहाँ के लोग भले कम उठाएं, फिर भी अपने यहाँ इंडिपेंडेंट मीडिया तो उठा ही रहा है। दोस्तों, 74 साल पहले अपने देश में जब पहली बार चुनाव हुआ, 1951-52, उस चुनाव की बात मैं कर रहा हूं। ये 1951-52 में चुनाव 25 अक्टूबर से शुरू हुआ था, आज़ादी के बाद का वो पहला चुनाव था 51 में, और 21 फरवरी 1992 में ये खत्म हुआ, 1952। अब आप सोचिए कि उस दौर में ये तय किया गया था कि जितने लोग भारत के नागरिक हैं सबको मतदाता बनाया जाए, और आज उनमें से तमाम लोगों को छांटा जा रहा है मतदाता सूची में जो हैं, जो नागरिक हैं, कि भाई इनको कैसे बाहर किया जाए ताकि किसी एक पार्टी को फायदा हो जाए। असल कहानी तो यही है, असल कहानी यही है। और पहले जो चुनाव और दूसरे चुनाव के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन साहब। सुकुमार सेन साहब आईसीएस थे और उसी बंगाल के थे जहां चुनाव में सबसे अधिक लोगों के नाम काटे गए हैं। कैसी विडंबना है कि जिस सुकुमार सेन ने बंगाल के महान सपूत, उन्होंने इतनी मेहनत से अपनी छोटी सी टीम को लेकर पूरे देश की मतदाता सूची कश्मीर से कन्याकुमारी तक बनाई थी। वोटर लिस्ट तैयार कैसे हुई होगी भारत की, आप कल्पना कर सकते हैं। जिसने भारत इतिहास में कभी वोट नहीं दिया था, जिस देश के लोगों ने कभी वोट नहीं दिया था, सुकुमार सेन की अगुवाई में बंगाल के सपूत आईसीएस, उनकी अगुवाई में पूरे देश की वोटर लिस्ट बनी, और आज उन्हीं के, सुकुमार सेन के ही प्रदेश के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब किए जा रहे हैं। यह है अपने देश का एसआईआर। दोस्तों, वाशिंगटन पोस्ट ने उसी साल एक अपने लेख में, बहुत महत्वपूर्ण लेख में, वाशिंगटन पोस्ट ने, जिसको लिखा था सेलिंग एस हैरिसन ने, ये 6 जनवरी 1952 को छपा था, और उन्होंने कहा था कि 170 मिलियन प्रथम मतदाताओं के साथ भारत जो है एक बहुत बड़े काम को अंजाम दे रहा है। ये सब एक ऐसे देश में हो रहा है जहां के लोगों ने कभी मतदान नहीं किया, और जहां के लोग आज भी बहुत कुपोषित हैं, और शिक्षा का स्तर भी बहुत बहुत कम है। वहां पर यह काम हो रहा है। दोस्तों, इसके बाद वाशिंगटन पोस्ट ने फिर उसी साल दूसरा लेख एक लंबा लिखा, जिसमें कहा गया था कि दुनिया में ये खास बात है क्योंकि औरतें बहुत बड़ी संख्या में वोट डालेंगी भारत में। उस वक्त की बात है जब अभी बहुत सारे देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार ही नहीं प्राप्त था। वाशिंगटन पोस्ट उस समय तारीफ कर रहा था अपने देश की, और आज दुनिया के प्रेस में भारत की आलोचना हो रही है एसआईआर के कारण। सोचिए, आयरिश टाइम्स ने 3 दिसंबर 1951 को लिखा कि भारत के चुनाव में इस वक्त जो हो रहा है 17.5 करोड़ वोटरों में, उसमें 8.5 करोड़ महिलाएं हैं। इसमें ज़्यादातर गृहिणियां हैं, हाउसवाइफ्स हैं। उन्होंने हाउसवाइफ शब्द यूज किया था, और उसको बढ़िया से लिखा था कि प्रमुखता हाउसवाइफ सिलेक्शन है। हाउसवाइफ तय करेंगी कि इस चुनाव में कौन जीते और कौन हारे। तो ये भारत की उस ताकत, महिला शक्ति, जिसको कि अक्सर अपने देश के कुछ नेता बोलते रहते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, जब सबसे अधिक महिलाओं के नाम ही काटे जा रहे हैं जिस मुल्क में, वहां के लोग महिला शक्ति, महिला शक्ति, महिला शक्ति किए जा रहे हैं। तो लेकिन विदेशी पत्रकारों ने कहा कि भारत महिला शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, और हाउसवाइफ्स जो हैं इस देश का भाग्य विधाता बन रही हैं। जब 17.5 करोड़ वोटरों में, यानी पहला चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, 17.5 करोड़ वोटरों में 8.5 करोड़ महिलाएं हैं, और उनमें ज़्यादातर हाउसवाइफ्स हैं। ये बात लिखी। तो दोस्तों, आज ये मैं कहानी आपके सामने पेश करना चाहता था, और ये कोई आलोचना किसी की नहीं है, लेकिन ये चिंता का विषय है, ये आत्मालोचना का विषय है। लोग सेल्फ क्रिटिकल हों कि क्या वाकई इस तरह करके किसी एक पार्टी को भले फायदा हो जाए, किसी एक नेता को फायदा हो जाए, लेकिन क्या मुल्क का फायदा होगा? क्या डेमोक्रेसी का फायदा होगा? क्या हम दुनिया में सचमुच विश्वगुरु माने जाएंगे? हम तो गरीब थे, बिल्कुल तुरंत आजाद हुए थे, तब महिला शक्ति के मामले में, महिलाओं के मताधिकार को गारंटी करने के मामले में हम विश्वगुरु बन गए थे। लेकिन आज
आज क्या स्थिति भारत की है। तो दोस्तों, इस सवाल के साथ ही मैं आपको छोड़े जा रहा हूं अगले कार्यक्रम के लिए। अगला कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे, लेकिन आप सोचिए कि SIR इस देश की डेमोक्रेसी के लिए, इस मुल्क की ताकत के लिए, इस मुल्क की इमेज के लिए, छवि के लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है, आप जरूर तय कीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और एक बात और याद आ रही है दोस्तों, हमारे कार्यक्रम को आप देखते हैं, ये एक जर्नलिज्म का प्लेटफॉर्म है। बगैर किसी लाग लपेट के हम अपनी बात ठोस तथ्यों के साथ रखते हैं। आपको अगर हमारी बात पसंद आती हो तो आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से भी कहिए कि वो सब्सक्रिप्शन को ज़रूर दबाएं, और सब्सक्रिप्शन जहाँ लिखा है उसको दबाकर इसके सब्सक्राइबर बने। साथ में दोस्तों, आप हमें मदद भी कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रावधान इसमें किया गया है। इन शब्दों के साथ एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।